आज हम सीखेंगे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। और ये टॉपिक जो है वो एनसीईआरटी, सीबीएसई या फिर किसी भी बोर्ड का फेवरेट टॉपिक में से एक है। ठीक है, अगर ऑफलाइन एग्जाम होती है या फिर रिटर्न एग्जाम होती है तो इसे घुमा के भी पूछा जा सकता है कि प्रूव बाय वेक्टर एडिशन कूलम्ब्स लॉ एग्रीज विद द न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, और कूलम्ब्स लॉ के वेक्टर फॉर्म को समझने से पहले हमें इसका जो प्रीवियस वीडियो मैंने बनाया था कि कूलम्ब्स लॉ इन स्केलर फॉर्म, उसको थोड़ा रिकॉल करेंगे और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसके पहले का वीडियो आप चेक करके आए। ठीक है, तो 2 पॉइंट चार्जेस जो होते हैं, ठीक है, ये मान लो Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। ठीक है, ये इनके बीच का जो फोर्स होता है वो होता है Q1 Q2 K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, और ये जो कूलम्ब लॉ है वो 3-4 सेंटेंस में था। उसमें से फर्स्ट सेंटेंस क्या था कि ये दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के इन दोनों चार्जेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं और इन्वर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, और सेकंड सेंटेंस क्या था कि ये दोनों चार्जेस जो है वो एक दूसरे को रिपल या अट्रैक्ट अलोंग द जॉइंट लाइन जॉइनिंग ऑफ देम पे अट्रैक्ट या रिपल करते हैं, यानी कि अलोंग द लाइन जॉइनिंग, यानी कि इस लाइन पे ही अट्रैक्ट या रिपल करेंगे। ये इस चार्ज को, अगर ये लाइक चार्ज है, ठीक है, लाइक चार्जेस का पेयर है, ठीक है, तो अगर ये एक दूसरे को अट्रैक्ट या रिपल करते हैं, ये तो रिपल ही करेंगे, तो रिपल करेंगे तो यहाँ या ऊपर नीचे कहीं नहीं करेंगे, वो कहाँ करेंगे, लाइन जॉइनिंग अलोंग द डेम। ठीक है, उन दोनों के बीच की लाइन जो होगी उसी पे करेंगे, यहाँ या फिर यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, इसी इस लाइन पे ही रिपल करेंगे। और ये जो फोर्स है वो मीडियम पे भी डिपेंड करता है, और ये दोनों चार्जेस के बीच का जो फोर्स है, जो ये फोर्स जितना Q1 चार्ज Q2 पे लगा रहा होगा उतना ही Q2 चार्ज Q1 पे लगा रहा होगा। ये फोर्स, ये सब हमने देखा था वेक्टर स्केलर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ में। ठीक है, और कूलम्ब लॉ का वेक्टर फॉर्म समझने से पहले हमको 11th के थोड़े से वेक्टर के बारे में जानना होगा। यूनिट वेक्टर क्या है और यूनिट वेक्टर किस लिए यूज़ होता है उससे हम देखेंगे। ठीक है, तो हेडिंग डालेंगे हम। तो कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को समझने से पहले हमें वेक्टर और यूनिट वेक्टर के बारे में समझना होगा। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर, ठीक है, अगर आपको मैं थोड़ा सा ऊपर से बता दूंगा यूनिट वेक्टर क्या है, जितना कूलम्ब्स लॉ में आपको हेल्पफुल होगा। अगर उसके बाद भी अगर आपको वेक्टर के बारे में कुछ समझना है तो आप कमेंट बॉक्स में सजेस्ट कर सकते हैं मुझे। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर इज अ वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1। ठीक है, यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो 1 होगा, वो इसके नाम से भी पता चलता है। ठीक है, और यूनिट वेक्टर इज यूज्ड फॉर इंडिकेट द वेक्टर विथ इट्स स्केलर कोएफिशिएंट। ठीक है, यानी यूनिट वेक्टर किस लिए यूज़ होता है कि वेक्टर को इंडिकेट करने के लिए यूज़ होता है, और उसके साथ हम वेक्टर के स्केलर कोएफिशिएंट को भी रखते हैं, यानी हम समझते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो ये कोई वेक्टर है, आर वेक्टर। ठीक है, अगर इसका स्केलर फॉर्म मुझे पता है, यानी स्केलर में इसको किस तरह से लिखते वो पता है, तो मान लो कुछ इस तरह से लिखते m b अपॉन R स्क्वायर, इस तरह से कुछ लिखते। ये स्केलर फॉर्म है। अगर इसके इस डायरेक्शन के, इसके किसी भी डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर के साथ इसका मल्टीप्लाई कर दूँ मैं, ठीक है, मान लो इसके डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर है कैरेट x। ठीक है, तो ये हो गया वेक्टर फॉर्म ऑफ R। ठीक है, और यूनिट वेक्टर को और भी अच्छी तरह से समझे तो क्या होता है, यूनिट वेक्टर को किस तरह से डिनोट करते हैं, बाय कैरेट x। ठीक है, इसके कैरेट x या फिर के उसके अगर कोई भी वेक्टर उसके ऊपर अगर आप कैरेट लगा दो तो वो यूनिट वेक्टर हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि R यूनिट वेक्टर इज इक्वल्स टू क्या होता है, वेक्टर R अपॉन
मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर आर, ठीक है, ये होता है। ठीक है, तो इतना जो है वेक्टर के बारे में जानकारी इतनी सही रहेगी, वो भी यूनिट वेक्टर के बारे में, ठीक है, क्योंकि हम यूज़ करेंगे इसका कूलम्ब्स लॉ को डिफाइन करने के लिए इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ का रिवीजन करने के बाद और यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेने के बाद अब हम फाइनली आते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। और कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म को समझने के लिए एक मैंने वेक्टर स्पेस ले रखा है इसे, ठीक है, और इसे या फिर आप कोऑर्डिनेट सिस्टम भी बोलो, ये ओरिजिन है, ठीक है। लेट अस टेक इट इज़ Q1 चार्ज और ये Q2 चार्ज है, ठीक है। दोनों के दोनों लाइक चार्जेस लेके मैंने यहाँ पे केस लूँगा मैं, आप अनलाइक चार्ज लेके भी कर सकते हो, ठीक है। ये लाइक चार्जेस है, ठीक है। Q1 चार्ज का ओरिजिन से जो पोजीशन वेक्टर है उसे मैं बोलता हूँ R1, ठीक है। और Q2 चार्ज का जो ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर है वो R2 वेक्टर, ठीक है। अब क्वेश्चन ये उठता है, सर हमने कूलम्ब्स लॉ में किन दोनों के बीच का डिस्टेंस लिया है, Q1 और Q2 के बीच का डिस्टेंस लिया है, तो ये पोजीशन वेक्टर हम ओरिजिन से क्यों ले रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको ऐसा बोलूँ कि श्रीनगर 400 किलोमीटर दूर है, तो आप क्या बोलोगे, सर कहाँ से दूर है, किस रेफरेंस में दूर है ना। तो उसी तरह से वेक्टर स्पेस या कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम रेफरेंस पॉइंट किसको लेते हैं, ओरिजिन को लेते हैं, ठीक है। तो होप ये क्लियर हो गया होगा कि R1 और R2 हम ओरिजिन से क्यों ले रहे, ये बजाय डायरेक्ट इन दोनों के बीच का डिस्टेंस लेने के, ठीक है। अब Q1 और Q2 के बीच का जो डिस्टेंस है मैं उसको बोल देता हूँ मोड R, ओके। अब दोनों लाइक चार्जेस है, तो फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1 को हम किस तरह से डिनोट करते हैं, F21, वो इस डायरेक्शन में होगा, ठीक है। लाइन जॉइनिंग अलोंग द बोथ द चार्जेस, और ये कहाँ होगा, F12 यानी फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2, उसकी डायरेक्शन होगी ऊपर की तरफ, इस तरफ, ठीक है। अब Q1 से Q2 की तरफ चलते हो तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होगा, ठीक है, R2 माइनस R1, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। अगर आपको वेक्टर फॉर्म या फिर उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है लेकिन डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ी भी जानकारी होगी तो पता चल जाएगा क्या कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन होता है, ठीक है। अब Q2 से Q1 की तरफ जाओगे तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, वेक्टर R1 माइनस वेक्टर R2, ठीक है। और अभी मैंने यूनिट वेक्टर समझाते हुए बताया, क्या बताया कि अगर किसी भी वेक्टर का स्केलर फॉर्म पता है आपको तो आप वेक्टर फॉर्म आराम से लिख सकते हो, सिर्फ क्या करना है, उसके किसी भी उसके डायरेक्शन का एक यूनिट वेक्टर ले लेना है, ठीक है। तो हमें पता है कि कूलम्ब्स लॉ का जो फोर्स का स्केलर फॉर्म है वो क्या है, K Q1 Q2 अपॉन R², है ना। चलो सबसे पहले मैं केस लूँगा, ठीक है, फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू चार्ज 1, ठीक है। उसको किस तरह से लिखते हैं हम, हमें पता है फोर्स ऑन चार्ज 2 ड्यू टू 1 को इस तरह से लिखेंगे। यस, अभी मैंने क्या लिखा है, ये स्केलर फॉर्म में ही लिखा है, इधर एरो नहीं रखा है, ठीक है। इसलिए पहले मैंने बताया अभी यूनिट वेक्टर में क्या करना होता है, पहले स्केलर फॉर्म को लिख दिया जाता है, ठीक है, सिंपल वे है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे हम, इसके इस डायरेक्शन के यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये F21 किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस तरफ, और इस डायरेक्शन का वेक्टर क्या है R2 माइनस R1, और उसका यूनिट वेक्टर किस तरह से लिखते हैं हम, अभी मैंने बताया क्या, R2 माइनस R1 के ऊपर कैरेट या कैप, है ना। चलो लेट अस सिंप्लीफाई दिस, F21, ठीक है। अब इसके ऊपर कैरेट आ गया, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या बन गया, वेक्टर, ठीक है, F21 K Q1 Q2 अपॉन R², ठीक है। अभी मैंने बताया यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर इज नथिंग बट वेक्टर अपॉन इट्स मैग्नीट्यूड, है ना, मोड ऑफ R2 माइनस R1,
यूनिट वेक्टर R2 माइनस R1। क्लियर है? तो मैं कैरेट ऑफ R2 माइनस R1 यानी कि यूनिट वेक्टर ऑफ R2 माइनस R1 को किस तरह से लिख सकता हूँ? R2 माइनस R1 अपॉन मोड ऑफ R2 माइनस R1। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे मैं बता दूँ, R2 माइनस R1 और R1 माइनस R2 इज इक्वल टू मोड R। ठीक है, R2 माइनस R1 ऑफ मोड, ठीक है, मोड ऑफ R2 माइनस R1 इज इक्वल टू मोड ऑफ R1 माइनस R2 इज इक्वल टू मोड R बोलो या R बोलो, बात एक ही है। ठीक है, मोड R बोलो या R बोलो, बात एक ही है। ये कैसे आता है और इसके पीछे का पूरा सिस्टम कैसे है वो वेक्टर एडिशन के पैरेललोग्राम और वेक्टर एडिशन ऑफ ट्राइंगल रूल से भी आता है। लेकिन आपको अभी इतना याद रखना है, R2 माइनस R1 मोड ऑफ R2 माइनस R1 इक्वल टू मोड ऑफ R1 माइनस R2 इज इक्वल टू R। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो सेपरेशन है R। ठीक है, तो देखो K, ठीक है, K को हम 1/4πε0 भी लिख सकते हैं ना, तो Q1 Q2 अपॉन 4πε0। ठीक है, ये R स्क्वायर है ही, ये R2 माइनस R1। ठीक है, अपॉन मोड ऑफ R2 माइनस R1 क्या होगा? R। ठीक है, यानी मैं डायरेक्ट इसको, हाँ मैं इससे डायरेक्ट R³ लिख देता हूँ। ठीक है, अब क्वेश्चन उठता है, जिन्होंने वेक्टर नहीं पढ़ा है उनको क्वेश्चन उठता है, सर ये R2 माइनस R1 को भी क्या हम डायरेक्ट R नहीं लिख सकते? नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये उस वेक्टर का क्या है? मोड है, मैग्नीट्यूड है। ठीक है, इसलिए कभी डिटेल में मैं बताऊंगा। अगर आपको इस पर कोई वीडियो चाहिए कि किस तरह से ये सब काम कर रहा है, मोड R2 माइनस R1 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R कैसे हो रहा है, वो मैं कभी, अगर आप लोगों को चाहिए वीडियो तो कमेंट में सजेस्ट कीजिएगा, मैं आपको ये बहुत अच्छी तरह से डिटेल में बता दूंगा। ठीक है, तो ये F21 क्या हो गया? फोर्स ड्यू टू 1 ऑन चार्ज 2। ठीक है, ये इतना हो गया, Q1 Q2 4πε0 R³ R2 माइनस R1। लेट अस से इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब फोर्स ऑन चार्ज 1 ड्यू टू चार्ज 2। ठीक है, इसको किस तरह से लिखोगे आप? F, ठीक है, 1 2। ठीक है, अभी ये वेक्टर नहीं लगाते, जब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तब लगाएंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, क्या करने का, अगर इसका वेक्टर फॉर्म लिखना हो तो सिंपली पहले तो स्केलर फॉर्म लिख दो, K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, है ना। अब जिस डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है उस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर, तो ये फोर्स के कहाँ लग रहा है? F12 ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर की तरफ इस लाइन पे रिपल कर रहा है, और इस डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या है? यूनिट वेक्टर नहीं, वेक्टर R1 माइनस R2, और इसका यूनिट वेक्टर ले लो तो क्या होगा? R1 माइनस R2, ठीक है, का यूनिट वेक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे एरो लगा सकता हूँ मैं, वेक्टर फॉर्म F12 इज इक्वल्स टू, ठीक है, K की जगह 1/4πε0 लिख लो, 4πε0 R स्क्वायर। ओके, अब वही R1 माइनस R2 के ऊपर कैरेट यानी यूनिट वेक्टर क्या आएगा? R1 माइनस R2 अपॉन मोड ऑफ R1 माइनस R2। यस, और मोड ऑफ R1 माइनस R2 इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ R। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप? मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, F12 इज इक्वल्स टू Q1 Q2, ठीक है, 4πε0, है ना, 4πε0 R स्क्वायर, और ये मोड ऑफ R1 माइनस R2 क्या है? R। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगा इधर? डायरेक्ट R³, ठीक है, इंटू R1 माइनस R2 वेक्टर। ओके, F12 वेक्टर F12 क्या हो जाएगा? चलो F12, लेट अस टेक माइनस साइन कॉमन, तो क्या होगा? माइनस Q1 Q2, ठीक है, ये माइनस कॉमन लिया मैंने तो R2 माइनस R1 वेक्टर अपॉन 4πε0 R³। यस, R³ क्या है?
ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी चार्जेस। ठीक है, अब देखो आप Q1 Q2 R2 माइनस R1 ये क्या है, सेम टू द इक्वेशन नंबर 1। तो क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या लिख सकता हूँ, F12 इज इक्वल्स टू, ये सब कैसे इस इक्वेशन के सिमिलर है, तो क्या लिख सकता हूँ F12, लेकिन क्या यहाँ माइनस साइन है तो यहाँ माइनस, और यही आगे आपका क्या, कूलम्स लॉ एग्रीज विथ न्यूटन्स थर्ड लॉ। ठीक है, और थर्ड लॉ क्या है न्यूटन का, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट इन डायरेक्शन, तो देखो वैल्यू दोनों की सेम आ गई, यानी मैग्नीट्यूड सेम आ गया, और माइनस साइन क्या बता रहा है, दोनों डायरेक्शन में उल्टे।